करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अब अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। किस तरह से जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है? बिल्कुल साक्षी, देखिए कि बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर लंबे समय से प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां विजयपुर में रामनिवास रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बुधनी विधानसभा में रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें साक्षी, तो कांग्रेस ने यहाँ पर दोनों ही सीटों पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से राजनीतिक और जातीय समीकरणों का ख्याल रखा है। खास तौर पर देखें, अगर हम बात करें तो विजयपुर विधानसभा सीट की बात करें साक्षी, तो विजयपुर विधानसभा सीट वो सीट है जो उस समय से चर्चा में आ गई थी जब कांग्रेस के रामनिवास रावत ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही बुधनी जो विजयपुर का जो उपचुनाव है वो चर्चाओं का विषय बन गया था, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई जो है दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस विजयपुर सीट पर अपना कमल खिलाने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस जो है इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अपनी सीट को एक बार फिर कांग्रेस के खाते में हासिल करने की कोशिश करेगी। इसमें दिलचस्प मोड़ यह है साक्षी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सहरिया जनजाति का जो वोट बैंक है बड़े पैमाने पर है, और कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी बनाया है मुकेश मल्होत्रा, अगर बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की, जब कांग्रेस से रामनिवास रावत मैदान में उतरे थे, तब मनीष मल्होत्रा जो थे वो निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। कांग्रेस के नेता थे लेकिन कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव में उतरे थे, और उस दौरान वो तीसरे नंबर पर रहे थे। पहले नंबर पर कांग्रेस रही थी, दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे नंबर पर मुकेश मल्होत्रा रहे थे। 44,000 के करीब उन्होंने वोट पाए थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अब उसी चेहरे को अपना कैंडिडेट बनाया है, लिहाजा यहाँ का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रामनिवास रावत इस बार कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो एक तरफ देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सीट को अपने खाते में लाने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस के पास अपनी सीट को बचाने की चुनौती भी, क्योंकि ये सीट जो है इस पर लगातार कांग्रेस के टिकट पर रामनिवास रावत जीतता है। ऐसे में जब रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में चल गए हैं तो कहीं ना कहीं मनीष मल्होत्रा जो है पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें बुधनी विधानसभा सीट की साक्षी, तो बुधनी विधानसभा के जो प्रत्याशी चयन है उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरणों को ध्यान में नहीं रखा हो, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है। और अगर देखा जाए तो राजकुमार पटेल को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा। अगर बुधनी का सियासी मिजाज देखा जाए साक्षी, तो बुधनी में जो किरार वोटर है, किरार समाज का जो वोटर है वो बड़े पैमाने पर है। यहाँ पर बुधनी विधानसभा में करीब 40,000 वोटर्स किरार समाज के हैं, और ये किसी भी पार्टी की जीत और हार को तय करते हैं। किरार समाज का वोट बैंक जो है, तो कहीं ना कहीं उसी रणनीति के तहत राजकुमार पटेल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, क्योंकि राजकुमार पटेल के जरिए कांग्रेस की नज़र किरार वोटों पर है। एक तरीके से देखा जाए तो 1993 में राजकुमार पटेल बुधनी से विधायक रह चुके हैं, और उसके बाद में उनके भाई 1998 में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये राजकुमार पटेल ने बुधनी का जो किरार वोटर है उस पर बड़े पैमाने पर असर छोड़ा है, और उसी वोट बैंक को एक बार फिर हासिल करने के लिए, कांग्रेस के पाले में लाने के लिए राजकुमार पटेल को जो है अपना उम्मीदवार बनाया गया है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रमाकांत भार्गव जो कि पूर्व सांसद हैं, शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने विदिशा सीट को छोड़ा था, तो कहीं ना कहीं दीपावली से पहले रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारकर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक तोहफा भी देने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने किले को बचाने की चुनौती है। जिस तरीके का माहौल बुधनी का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये मुकाबला कांटे का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारने का जो है बात कर रहे थे, और हुआ भी उसी के मुताबिक। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस आला कमान ने बुधनी से राजकुमार पटेल के नाम का ऐलान किया है। लिहाजा ये लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प होने वाली है साक्षी, क्योंकि
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो लोग हैं और क्षेत्र में जिस तरह की हवा चल रही थी, कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता की बात कर रहे थे, एक ऐसे नेता को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं कि युवा नेतृत्व हो और युवाओं की आवाज़ सुनने वाला हो और क्षेत्र का जो विकास है उसको रफ्तार देने की कोशिश करें। चूँकि रमाकांत भार्गव को लेकर खासी क्षेत्र में नाराज़गी भी देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है, सियासी हलकों में चर्चा भी है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या सोशल मीडिया हो, इस तरह की चर्चा अब तेज हो गई है कि रमाकांत भार्गव ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र में जब सांसद थे उस दौरान उन्होंने कोई खास ख्याल नहीं रखा है और बुदनी की जनता के बीच में वो कभी भी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये नाराज़गी ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ जाए साक्षी, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर रमाकांत भार्गव के खिलाफ माहौल बन रहा है और जो भाजपा का पाले का जो वोटर है वो भी अब कांग्रेस की तरफ अपना रुख करने की बात कर रहा है। जिस तरह की जो चर्चाएं सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको कहीं ना कहीं एक सबक देने के लिए तमाम जो जनता है वो कांग्रेस की तरफ मूव ऑन करते हुए नजर आ रही है और ऐसा देखने में मिल रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये जो दोनों सीटों का जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और रमाकांत भार्गव की बात करें तो रमाकांत भार्गव देखा जाए तो बुदनी में शिवराज के उत्तराधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पैनल भेजा था नाम चयन के लिए उसमें रमाकांत भार्गव का नाम सबसे ऊपर था और दूसरे नंबर पर शिवराज के बेटे कार्तिक सिंह चौहान का नाम था। तो साफ तौर पर ये संदेश जाता है कि केंद्र में कहीं ना कहीं शिवराज का दबदबा अभी भी बरकरार है और शिवराज के वर्चस्व को या उत्तराधिकारी को कायम रखने के लिए रमाकांत भार्गव को केंद्रीय बीजेपी आलाकमान ने बुदनी उपचुनाव में मैदान में उतारा है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो फिलहाल ये दोनों सीटों पर दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और ये जो अब ऐलान के बाद से कहीं ना कहीं अब ये दोनों सीटों पर जो सियासी लड़ाई है वो बेहद कांटे की हो चुकी है। जी संदीप, बुदनी में इंडिया गठबंधन में अंदरूनी लड़ाई भी देखने को मिल रही है, इसकी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर साक्षी देखिए कि इंडिया गठबंधन का जो एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो वो कहीं ना कहीं उसने अपना प्रत्याशी बुदनी विधानसभा चुनाव में उतारा है और इसी को लेकर अब सियासत भी तेज हो चली है कि कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसमें समाजवादी पार्टी भी उसके सदस्य है और ऐसे में अगर वो समाजवादी पार्टी भी बुदनी विधानसभा उपचुनाव में अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंतरकलह भी सामने आती है। दूसरी हैरान करने वाली सबसे दिलचस्प बात यह भी है साक्षी कि समाजवादी पार्टी ने जिस चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया है वो उसका नाम है अर्जुन आर्य और अर्जुन आर्य ये वो नेता है जो आज से 1-2 दिन पहले कांग्रेस में थे, लगातार बुदनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे। बुदनी विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से युवाओं के बीच में, आदिवासियों के बीच में, किसानों के बीच में कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करते रहे और पिछले 2023 के अगर चुनाव की बात करें तब भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे और वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल को उतार दिया गया था चुनावी मैदान में। तो इस तरीके की जो लगातार जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे उनको उम्मीद थी अर्जुन आर्य को कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ साक्षी तो अर्जुन आर्य जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी उनको अर्जुन आर्य को बुदनी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अर्जुन आर्य हैं वो देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के कई जो समर्थक हैं अर्जुन आर्य से जुड़े हुए हैं, किसानों के बीच में वो सक्रिय रहे हों, युवाओं के बीच में सक्रिय रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बुदनी विधानसभा का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर कांग्रेस का जो आलाकमान है वो समाजवादी पार्टी से बातचीत करके डैमेज कंट्रोल नहीं करता है और अर्जुन आर्य अपना फॉर्म वापस नहीं लेते तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बुदनी उपचुनाव जो है वो त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। जी संदीप, क्या लगता है इस बार कितनी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है? बिल्कुल निश्चित तौर पर टक्कर बेहद दिलचस्प देखी जा रही है साक्षी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि बुदनी में खास तौर पर कांटे की टक्कर होगी यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के सामने जो अपना किला है वो बचाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि ये कांग्रेस का गढ़ है बुदनी
और कांग्रेस का दावा है कि ये कांग्रेस का और बीजेपी का गढ़ नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की तैयार की हुई जमीन है। यहाँ से 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, राजकुमार पटेल और देव कुमार पटेल। तो दोनों ही पार्टियां यहाँ पर सियासी जोर शोर से ताल ठोकते हुए नजर आ रही हैं। विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में भी कांग्रेस अपनी सीट को हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रामनिवास रावत के सामने बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें अब बीजेपी के टिकट पर जीतकर कमल खिलाना है और अपने मंत्री पद को कायम रखना है, क्योंकि ये विजयपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। लगातार वहाँ पर जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी, ये तमाम बड़े जो नेता हैं वो दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बुधनी की बात की जाए तो बुधनी में यहाँ पर कांग्रेस ने सज्जन सिंह वर्मा हो, अरुण यादव हो, शैलेंद्र सिंह पटेल हो, तमाम ऐसे बड़े नेताओं को जो है मैदान में उतारा है बुधनी में जीत के लिए। और ये तमाम जो नेता हैं वो बुधनी की सियासी गलियों में डेरा भी डाले हुए हैं, लगातार जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो सीट है, ये बुधनी की जो सीट है वो शिवराज सिंह चौहान की खास तौर पर देखा जाए तो शिवराज की नाक का सवाल बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर शिवराज अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जो है पूरा जोर लगाते हुए नजर आएंगे। तो हम देखें साक्षी के कुल मिलाकर ये दोनों विधानसभा सीटों का जो चुनाव है वो उपचुनाव नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की दशा और दिशा तय करने वाला एक चुनाव है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।